दोस्तों नमस्कार। बिहार तथा देश व दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार पुनः मैं आप सबों के बीच हाजिर हूं। स्वागत है करंट अफेयर्स के इस क्लास में आप सभी का। पूरा वीडियो ध्यान पूर्वक आपको देखना है। निश्चित तौर पर बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगा। बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रिपरेशन में है तो इस सीरीज को जरूर फॉलो कीजिएगा, जिसमें बिहार तथा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खबरों का संकलन आपको मिलता है। और आज के क्लास में हम देखेंगे 10 अप्रैल 2026 से संबंधित प्रश्नों को। पिछले क्लास में दोस्तों एक सवाल हमने पूछा था कि राजगीर के बाद, जो कि नालंदा जिले में आता है राजगीर, इसके बाद बिहार का दूसरा ग्लास ब्रिज कहां बनकर तैयार होगा जो अगले 6 महीने में बनाया जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा मतलब था भागलपुर। विकल्प नंबर डी यहां इस प्रश्न का राइट आंसर है। तमाम चीजें एकदम अच्छे से हमने यहां से आपको बतला दिया है। कुछ भी अगर पूछे जाएंगे तो निश्चित तौर पर आप यहां पर इसे हल कर पाएंगे। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न जो कि बिहार से संबंधित है। तो ये प्रश्न है कि बिहार में शिक्षा और रोजगार के परिदृश्य को बदलने के लिए पटना के पास 250 एकड़ में विकसित की जा रही या फिर विकसित की जाने वाली एजुकेशन सिटी की योजना के तहत कौन सा मॉडल अपनाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए, इसको खास करके कैबिनेट मंजूरी बहुत पहले मिले थे, लेकिन अब इसमें कार्य मतलब इसको शुरू करने को लेकर जो खास करके जो रोड मैप है या फिर जो भी सारी चीजें हैं, मतलब वो अब देखने को मिल रहा है कि अब कार्य इसमें शुरू होने वाला है। बेसिकली ये एजुकेशन सिटी जो बनाया जाएगा, ये आप ध्यान ये रखेंगे कि जापान और सिंगापुर का जो मॉडल है, एक प्रकार का शेयर्ड कैंपस मॉडल, इस मॉडल पर ये एजुकेशन सिटी मतलब आधारित होगा। इसी पर ये एक प्रकार से कार्य करेगा और ये बिहार को ग्लोबल एजुकेशन हब बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है बिहार सरकार का। वास्तव में ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसमें एक शब्द हमने प्रयोग किया है, शेयर्ड कैंपस मॉडल, यानी कि एक ही कैंपस के अंतर्गत बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध होना, मतलब अलग अलग कैंपस नहीं होना। मतलब वो चीजें अभी हम देखेंगे। अब यहां पर इसको समझिएगा, ये मॉडल को अपनाया जाएगा जो कि बेसिकली जापान और सिंगापुर आदि में इस तरह का मॉडल अपनाया जाता है। तो बिहार में शिक्षा और रोजगार के परिदृश्य को बदलने के लिए पटना के पास 250 एकड़ में एक विश्व स्तरीय यानी कि वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिटी विकसित किया जा रहा है। और मैंने एक मॉडल का नाम आपको बताया जो कि सिंगापुर और जापान में इस तरह का मॉडल अपनाया जाता है, शेयर्ड कैंपस मॉडल। और 547 करोड़ से अधिक के शुरुआती निवेश वाले इस प्रोजेक्ट को इसी मॉडल पर तैयार किया जा रहा है, जिसमें कि एक ही कैंपस में स्मार्ट क्लासरूम, हाईटेक लैब, डिजिटल लाइब्रेरी, रिसर्च सेंटर और आधुनिक सेमिनार हॉल आदि होंगे। मतलब सारी सुविधाएं यहां पर उपलब्ध होगी। मतलब इसके उद्देश्य रिसर्च और इनोवेशन के माध्यम से बिहार को एक ग्लोबल एजुकेशन हब बनाना और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। दोस्तों, एक बड़ा कदम हो सकता है। वास्तव में नीतीश कुमार ने बिहार को जो दिया है वो वाकई में सराहनीय है। ये चीजें बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से आप देखते होंगे, एक राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि एक पब्लिक के नाते, एक जनता होने के नाते इस चीज को आप समझ रहे होंगे कि आज से 15 साल पहले, आज से 20 साल पहले बिहार किस स्थिति में था। बहुत सारी चीजें दिया है और यहां पर हम उतना डिटेल में जाएंगे नहीं, लेकिन फिर भी आप ये जरूर ध्यान रखिए, नीतीश कुमार ने बिहार को बहुत दिया है। मैं किसी पार्टी विशेष की यहां पर बड़ाई नहीं कर रहा हूं, वास्तव में ये चीजें सही है, मैं वही आपको बतला रहा हूं। फिलहाल वो हमारा टॉपिक नहीं है। यहां आइए, इस वाले पॉइंट को देखिएगा कि नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने 16 दिसंबर 2025 को इसे मतलब इस योजना को एक्चुअली में हरी झंडी दिखाई थी, यानी कि इसे मंजूरी दिया था। अच्छा दोस्तों, राज्य विधानमंडल में 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। और मैंने कल वाले ही क्लास में आपको बोला है कि विधानसभा जो है वो निचला सदन है और जो विधान परिषद है यानी कि एमएलसी वो उच्च सदन है। और उसी से तो अभी इस्तीफा दिए हैं नीतीश कुमार। अच्छा, बात यहां शिक्षा की हो रही है। वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। इतनी बातों को ध्यान रखिए। शिक्षा की बात हो रही है तो कई सारी चीजें रिसेंटली हमने आपको बतलाया था, ये आपको पढ़ाया हुआ है। दिसंबर 2023 में 1 दिसंबर को इसकी शुरुआत हुई थी मिशन दक्ष की। बीपीएससी एग्जाम में ऑलरेडी सवाल बन चुका है यहां से।
दिसंबर 2023 का पीडीएफ एप्लीकेशन पे आपके लिए अब फ्री है, उसके लिए कुछ पे नहीं करना है। वहां पर देखिएगा ये चीजें हमने अच्छे से आपको पढ़ाया था। मतलब यहाँ आप देख रहे हैं कमजोर विद्यार्थियों को लेकर एक स्पेशल क्लास की व्यवस्था की गई थी 45 मिनट की, मतलब विद्यार्थियों को दक्ष बनाने की दिशा में। तो ये ध्यान रखिए, सवाल यहाँ से ऑलरेडी बन चुके हैं। और इसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट डेटा यहाँ ये याद रखना पड़ेगा कि रूबल नागी जो जम्मू कश्मीर की है, अभी हाल ही में इन्हें एक अवार्ड मिला है, ग्लोबल टीचर अवार्ड या फिर प्राइज, जो आप यहाँ पर इन्हें तस्वीर में देख रहे हैं, है ना। इनका नाम है रूबल नागी। बात यहाँ पर हो रही शिक्षकों की, तो लगे हाथों ये भी जान लीजिए कि 2025 में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा बिहार के 3 शिक्षक को, कुमारी निधि, दिलीप कुमार और डॉक्टर प्रमोद, इन तीनों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इससे पहले 2 को सम्मानित किया गया था 2024 में। तो अभी फिलहाल आगामी एग्जाम को लेकर 2025 वाला ही याद रखिए, क्योंकि 2026 में 5 सितंबर आने में टाइम है। जब ये घोषणा होंगी तो फिर वो चीजें याद रखी जाएगी। फिलहाल 2025 वाला याद रखिए, सवाल यहां से बन सकते हैं। अगले सवाल पर आइए। हाल ही में 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप यानी कि मेंस कैटेगरी वाला ये प्रतियोगिता कहां आयोजित की गई है? एक्चुअली ये आयोजित हो रही है कहां? तो राजगीर, बिहार में। ये देखिए, मेंस कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं, पुरुष वर्ग वाला राजगीर में, लेकिन यही महिला वर्ग वाले की बात होती तो ये झारखंड में आयोजित हो रहा है, महिला वर्ग वाला। लेकिन पुरुष वर्ग वाला यहाँ राजगीर, बिहार में। अच्छा, ये प्रतियोगिता 1 से 12 अप्रैल 2026 तक आयोजित हो रही है। राजगीर स्पोर्ट्स अकादमी सह खेल परिसर जो नालंदा में बना है, यहीं पर ये 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप पुरुष वर्ग वाला, मेंस कैटेगरी वाला उद्घाटन अभी श्रवण कुमार, ग्रामीण विकास सह परिवहन विभाग के जो मंत्री हैं बिहार सरकार में, उनके द्वारा किया गया। दोस्तों, ये प्रतियोगिता जब संपन्न हो जाएगी तो कई सारी चीजें यहां से हम आपको बतलाएंगे। फिलहाल बस इतना इंफॉर्मेशन यहां पर ध्यान रखिए, कहां पर और कब से कब तक इसका आयोजन हो रहा है, उद्घाटन किसने किया। बात यहां पर राजगीर स्पोर्ट्स क्लब या फिर एकेडमी की हुई है, तो यहां एक जानकारी हम आपको ये देना चाहेंगे। अच्छा, ये तो 16वां संस्करण इसी का है जो अभी मैं आपको बतला रहा था। हाँ, ये वाले को जरा देखने का प्रयास कीजिएगा कि अभी राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 12वां पुरुष एशिया हॉकी कप 2025 का आयोजन हुआ था। और यहां आपको ध्यान रखना है कि दक्षिण कोरिया को हराकर भारत ने ये खिताब चौथी बार अपने नाम किया है। ये चीजें यहां पर देखिए, हमने लिखा भी है कि दक्षिण कोरिया को हराकर चौथी बार इस खिताब को अपने नाम किया। और इस प्रतियोगिता का 12वें एडिशन का जो इसका शुभंकर था, यहां आप देख रहे हैं चांद, शुभंकर का नाम था चांद, जो यहां आपके बीच हमने रखा है। दोस्तों, चूंकि बात यहां हॉकी की हुई है, तो हॉकी इंडिया के 8वें वार्षिक पुरस्कार समारोह, जो कि आई थिंक इसी सप्ताह हमने आपको पढ़ाया है, अभी ज्यादा पुराना भी नहीं हुआ है। इसमें आपको ध्यान रखना, प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला पुरुष वर्ग में हार्दिक सिंह को, महिला वर्ग में नवनीत कौर को, और कई सारी जानकारी जो आप यहां पर देख रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट है। और इनमें ये वाला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है जफर इकबाल, जो कि पूर्व दिग्गज खिलाड़ी है हॉकी के। तो ये तमाम चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। चलिए, अगला सवाल है छत्तीसगढ़ में आयोजित प्रथम यानी कि पहला खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा कथन सही है। पहला कथन कहता है कि इस प्रतियोगिता में कर्नाटक ने 23 स्वर्ण पदकों के साथ ओवरऑल चैंपियन का खिताब अपने नाम किया। वास्तव में ये सत्य है। दूसरा कथन कहता है कि उड़ीसा ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। यह भी सत्य है। लेकिन तीसरे कथन को जरा गौर कीजिएगा, मेजबान राज्य जो छत्तीसगढ़ है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ही तो यह आयोजित हुआ है ना, ये पहला एडिशन, इस प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर रहा। जी नहीं, छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर नहीं रहा। तो यहां पर देखिए, कथन 1 और 2 सही है विकल्प नंबर ए में। इसमें अगर आप देखेंगे, छत्तीसगढ़ जो है वो 9वें स्थान पर रहा है। वो चीजें यहां पर हमने आपके बीच रखा है। देखिए, आयोजन कब और मतलब यहाँ पे देखिए, आयोजन 25 मार्च से 3 अप्रैल तक छत्तीसगढ़ में ये पहला संस्करण था। कर्नाटक इसमें देखिएगा यहाँ विजेता बना है 23 गोल्ड, 8 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज के साथ। वो चीजें हमने यहाँ पर भी लिखा, कुल 38 पदकों के साथ ये चैंपियन बना है ना। ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। दूसरे स्थान पर उड़ीसा, तीसरे स्थान पर झारखंड। बिहार की बात करें इस प्रतियोगिता में, तो बिहार इसमें यहाँ 19वां स्थान हासिल किया है। मेजबान छत्तीसगढ़ ने 9वां स्थान हासिल किया है। दोस्तों, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स को लेकर जब घोषणा हुई थी, तब भी हमने इसको लेकर आपको इंफॉर्मेशन दिया था। इंफॉर्मेशन से आपको याद होगी कि इसका शुभंकर क्या है। तो शुभंकर मोर वीर है, मतलब मेरा बहादुर। मोर मतलब मेरा और वीर मतलब बहादुर। ये चीजें आप लोग तो जानते ही हैं, जिन्हें आप यहां पर तस्वीर में देख रहे हैं ना। ये चीजें क्लियर हो जाती है।
दोस्तों बात यहाँ पर खेलो इंडिया की हो रही है, तो खेलो इंडिया जो एक कार्यक्रम है, इसके अंतर्गत बहुत सारे खेल आयोजित होते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया बीच गेम, खेलो इंडिया स्कूल गेम, बहुत सारे हैं। और इसी दृष्टिकोण से एक पॉइंट याद रखिए कि बिहार में अभी हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 4 मई से लेकर 15 मई 2025 तक आयोजित हुआ। ये 7वां संस्करण था, बिहार की मेजबानी में आयोजित हुआ, जिसका शुभंकर यहाँ पर देखिएगा पाल वन से, जो नालंदा और बोध गया के अभिलेखीय विरासत से लिया गया है, गज शक्ति, जो कि गज मतलब हाथी, मतलब गज शक्ति नहीं बल्कि गज सिंह, मतलब गज मतलब हाथी और सिंह मतलब शेर, मतलब हाथी की शक्ति और शेर के दिल का एक प्रकार से पहचान है, मतलब वो वहां पर आप देख रहे हैं। तो ये चीज ध्यान रखिए। और इसमें पदक तालिका में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा था, और ये चीजें हमने अच्छे से आपको पढ़ाया था। बिहार 36 पदक यानी कि 3 दर्जन पदक यहां पर जीता था, 15वें स्थान पर रहा था पदक तालिका में। ये चीजों को आपको याद रखना है। अब यहां से एक सवाल बीपीएससी फील्ड असिस्टेंट एग्जाम में आपको देखने को मिला है। ये सवाल यहां यह पूछा गया कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी पहली बार बिहार में की गई और वे अधिकतर किन शहरों में आयोजित हुए हैं। तो कुल 5 शहरों में यह आयोजन हुआ था। यहां देखिए हमने वो चीजें लिखा भी, अच्छा पहले भी ये चीजें हम आपको बतला चुके थे, है ना। ये चीजें इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा गया, किन शहरों में आयोजित हुआ। तो कितना इंपॉर्टेंट है शहर का भी नाम याद रखना। बहुत सारे लोगों को यहां पर कंफ्यूजन होगा, कंफ्यूजन क्या मतलब वो ये सारे पॉइंट याद रखेंगे, कौन इसमें शीर्ष पर रहा, कौन यहां पर कितना पदक जीता। लेकिन दोस्तों इतना जरूर ध्यान रखिए कि हर चीजों को आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जैसे इस प्रश्न में पूछ लिया गया आयोजन कहां हुआ है, एग्जैक्ट बिहार का प्रॉपर वो जिला, तो ये 5 जगहों पर हुआ है ना। ये चीजें ध्यान रखना पड़ेगा। और लगे हाथ तो ये भी ध्यान रखिए 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स अभी हाल ही में, ये पहली बार था जब राजस्थान में इसका आयोजन किया गया। खम्मा गनी इसका शुभंकर था, अच्छे से हम आपको पढ़ा चुके हैं, इसमें ज़्यादा हम समय नहीं लेंगे, थोड़ा सा रिवीजन आपका हो जाए इसलिए यहाँ पर इसको हमने आपके बीच रखा है ना। और ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 5वें संस्करण को लेकर जानकारी है, कौन इसमें शीर्ष पर रहा, है ना। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। बिहार को एक बड़ी मेजबानी 2028 में मिली है नेशनल यूथ गेम्स की। ये पहली बार होगा भारत में जब ये आयोजन होगा, और उसका मेजबानी करेगा कौन, तो बिहार करेगा 2028 में, है ना। ये ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर कि मालदीव में जो कि 23 मार्च से 3 अप्रैल 2026 तक आयोजित सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये हमें पता करना है। मतलब यहां पर देखिएगा इस प्रतियोगिता का खिताब बांग्लादेश ने भारत को हराकर जीता है। वास्तव में ये कथन सही है, ये बांग्लादेश का दूसरा खिताब है और भारत को हराकर जीता है। पहला खिताब तो आई थिंक नेपाल को हराकर जीता था। अच्छा ये यहाँ पर हमने रखा है डिस्क्रिप्शन में, लेकिन ये कथन यहाँ बिल्कुल सत्य है। कथन 2 की बात करें तो ये बांग्लादेश का दूसरा सैफ अंडर 20 खिताब है। ये प्रतियोगिता जो है पहले अंडर 19 के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसमें अब संशोधन करते हुए ये बना दिया गया अंडर 20, तो ये भी कथन सही है। अब भारत जो है इस प्रतियोगिता के इतिहास में सबसे सफल टीम है, 4 बार इस खिताब को अपने नाम किया है। ये तीनों के तीनों कथन सही है, विकल्प नंबर डी, यानी कि सभी कथन यहां सही हो जाएगा। दोस्तों सैफ प्रतियोगिता को लेकर इसमें जो पूरा नाम है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, यानी कि दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 का जो आयोजन है, ये मालदीव में इस तिथि को हुआ है। 3 अप्रैल को इसका समापन हुआ। 3 अप्रैल को जो फाइनल मैच खेला गया, बांग्लादेश ने भारत को पेनल्टी शूट आउट में 4-3 से हरा दिया। अब यहां ध्यान रखिए ये दूसरा खिताब है, पहला 2024 में नेपाल को हराकर बांग्लादेश ने जीता था। मतलब ये इसके बाद यह बांग्लादेश का दूसरा अंडर 20 खिताब है सैफ प्रतियोगिता में, है ना। अभी तो मैं आपको बोल रहा था नेपाल को हराकर, तो ये दूसरा खिताब है। फेयर प्ले अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर, सर्वश्रेष्ठ या फिर शीर्ष स्कोर, ये चीजें ध्यान रखें। और सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप की जो शुरुआत हुई थी 2015 में, ये नेपाल से ही हुई थी। और एक पॉइंट जो कि भारत इसमें सबसे सफल टीम है अब तक का इस टूर्नामेंट में, जो 4 बार इस खिताब को अपने नाम कर चुका है। और ध्यान रखिए इस बार जीता है बांग्लादेश ने भारत को हराकर। किलर है। प्रतियोगिता कहां आयोजित हुई, मालदीव में। चलिए अगले सवाल पर आइए, लेकिन उससे पहले दोस्तों पुनः से आपको हम ये याद दिला दें कि तमाम जो हमारे स्टडी मटेरियल और नोट्स टेस्ट सीरीज होते हैं, वो सभी अगर आपको चाहिए बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, तो तमाम कोर्स को लेकर के जितने भी कोर्स ऐप पर हैं वो आपको कहां मिलेगा, कौन से ऐप पर मिलेगा, तो बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप पर।
तैयारी आपकी बेहतर हो इस दिशा में हमारी टीम प्रतिबद्ध है। आप एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। जैसे यहाँ आपने बोर्ड पीडीएफ देखा, जितनी सारी चीजें हमने पढ़ाया है वो सभी चीजें आप वहां से रेगुलर प्राप्त कर पाएंगे। एकदम उत्कृष्ट तैयारी होगी। करंट अफेयर्स के इस विजेता बैच को ज्वाइन करेंगे तो तैयारी को 4 चांद लग जाएगा। हजारों लोग जुड़े हैं। कूपन कोड का इस्तेमाल करते हुए आप भी जुड़ जाइए महज 310 रुपये में। चलिए आइए अगले सवाल पर। अप्रैल 2026 में जारी फीडे यानी कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की रेटिंग के अनुसार भारतीय मूल की बोधना शिवानंद किस देश की नंबर 1 महिला शतरंज खिलाड़ी बनी है? नाम मतलब यहाँ देश का है इंग्लैंड है, मतलब भारतीय मूल की है लेकिन इंग्लैंड में रहती है। विकल्प नंबर सी यहाँ राइट आंसर होगा। इन्हें आप यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं, नाम याद रखिएगा। और यहाँ अप्रैल 2026 में जारी फीडे रेटिंग के अनुसार इन्हें ये उपलब्धि हासिल हुई है। अब ये इतना इंपॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त अभी रिसेंटली हमने आपको जानकारी दिया था कुछ में पहले। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये 11 वर्ष की है, महज 11 साल इनकी उम्र है। अब देखिए बात हम करें ग्रैंड मास्टर की। अभी हाल ही में ये मयंक चक्रवर्ती जो कि 16 वर्षीय हैं, इन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए मतलब भारत के 94 ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव प्राप्त किया है। और ये असम के रहने वाले हैं। और इस प्रकार से ये खास करके आपको ध्यान रखना है कि असम व उत्तर पूर्व भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने हैं। अच्छा ग्रैंड मास्टर की सूची यहाँ पर हमने थोड़ा सा ये 90 से 94 तक आपको दिखलाया है। आप यहाँ पर भी उसको देख सकते हैं। जो सवाल अगर आपसे बनेगा, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाएगा दिव्या देशमुख, ये महाराष्ट्र की है, तो 28वें ग्रैंड मास्टर बनी है। मतलब ये नंबर भी आपको ध्यान रखना है ना। तमाम सूची हम अपडेट करते रहते हैं हमेशा। तो फिलहाल ये 94 नंबर का यहाँ पर अपडेटेड है मयंक चक्रवर्ती। चलिए क्लियर है। आते हैं अगले सवाल पर। अच्छा मरियम फातिमा जो कि मुजफ्फरपुर बिहार की रहने वाली है, रिसेंटली बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर बनी है। ये चीजें अच्छे से हम आपको पढ़ा चुके हैं, एक रिवीजन के तौर पर यहाँ पर पुनः इसको हमने शामिल किया है। चलिए अगला सवाल है। हाल ही में रिकॉर्ड 167.2 करोड़ में नीलाम हुई यशोदा और कृष्ण की पेंटिंग जो भारत की अब तक की सबसे महंगी पेंटिंग बनी, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध चित्रकार द्वारा बनाए गए थे? वास्तव में देखिए 167.2 करोड़ रुपए में नीलाम हुई है। दोस्तों इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर सी राजा रवि वर्मा। यहां पर इस पेंटिंग को आप तस्वीर में देख रहे हैं, मतलब ये जो तस्वीर है भगवान कृष्ण और उनकी यशोदा माँ मतलब और एक गाय की तस्वीर को इसमें दिखाया गया है। एक पेंटिंग है, अभी नीलाम हुई है 167.2 करोड़ रुपए, लगभग 18 मिलियन डॉलर में ये यशोदा और कृष्ण की पेंटिंग जो महान भारतीय चित्रकार राजा रवि वर्मा द्वारा बनाए गए थे। 1890 के दशक एक्चुअली 19वीं सदी की यह उत्कृष्ट कृति जो है, जो रचना एक्चुअली है, जो पेंटिंग जो है, ये मुंबई में आयोजित सेफ्रॉन आर्ट की स्प्रिंग लाइव नीलामी में भारत की सबसे महंगी पेंटिंग बनी। अब यहाँ पर पेंटिंग का नाम, पेंटिंग की जो विषय वस्तु या फिर जिस पर यह आधारित है वो चीज आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ आपको एक बात ये भी बतला दें कि खरीदार इसका कौन है। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक साइरस पूनावाला, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें जो चित्रण हुआ है, अभी तो मैं आपको वही बोल रहा था, यशोदा माँ श्री कृष्ण को दूध पिलाते हुए दिखाया गया जो कि ममता की एक भावपूर्ण चित्रण है। गाय से दूध निकालकर इन्हें पिला रही है, मतलब ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ पर ये शामिल किया है, राजा रवि वर्मा जो इसके खास करके रचनाकार हैं इस तस्वीर के, तो इन्हें भारतीय चित्रकला के पितामह के रूप में माना जाता है, जाना जाता है। इस लाइन को ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सवाल के रूप में कभी भी आपको देखने को मिल सकता है, भारतीय चित्रकला के भीष्म पितामह के रूप में। क्लियर है, इतनी बातों को ध्यान रखिए। आइए अगले सवाल पर। हाल ही में खबरों में रहा सब पर राम तपस्वी राजा, शब पर राम तपस्वी राजा के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? अब ये एक पुस्तक है, धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं देखना है। कई बार इस तरह के कमेंट बहुत लोग कर देते हैं, लेकिन ये एक पुस्तक है और पुस्तक के लेखक या फिर जो अभी हाल ही में पुस्तक का विमोचन हुआ, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पढ़ना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, मतलब ये चीजें उसी पर्पज से यहाँ पर हमने आपके बीच रखा है। तो लेखक इसके हैं आशुतोष अग्निहोत्री। अब इस पुस्तक के कवर पेज को आप यहाँ पर देख रहे हैं, आशुतोष अग्निहोत्री इस पुस्तक के लेखक हैं, कानपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। अब ये पुस्तक की विषय वस्तु 15 लंबी कविताएं मतलब है, मतलब इसमें जो है रामायण के प्रमुख पात्रों के अनुभव और भावनाओं को काव्य शैली में प्रस्तुत किया गया है। 15 कविताओं के माध्यम से जो लंबी लंबी कविताएं हैं। और पुस्तक का विमोचन मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला द्वारा अभी हाल ही में दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में किया गया है ना। ये चीजें ध्यान रखिएगा, रामायण के पात्रों के अनुभवों और भावनाओं को
काव्य शैली में प्रस्तुत किया गया है। ये इस पुस्तक की विषय वस्तु है। इतना क्लियर है? ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आइएगा। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल तीसरी परमाणु संचालित पनडुब्बी कौन सी है? तो ये पनडुब्बी का नाम है आईएनएस अरिदमन। विकल्प नंबर सी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा और उसको लेकर इंफॉर्मेशन यहां पर दी गई है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको ये ध्यान रखना, बात हमने किया कि ये तीसरी पनडुब्बी है इसमें शामिल होने वाला, लेकिन जो पहली और दूसरी कौन है? देखिए यहां पर हमने लिखा है ना कि भारतीय नौसेना की तीसरी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी आईएनएस अरिदमन है, लेकिन इससे पहले आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघाट दूसरी परमाणु संचालित पनडुब्बी को मतलब रूप में इसे नौसेना में शामिल किया जा चुका है। अब बात यहां नौसेना की हो रही या फिर सेना प्रमुखों की अगर हम करें तो वो चीज आप देख लीजिए, थल सेना प्रमुख कौन है, नौसेना प्रमुख और वायुसेना प्रमुख। बेसिकली आप इसे देखिए, थोड़ा सा माइंड में क्लिक करेगा तो ये चीजें आपको लंबे समय तक याद रहेगा। मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें पहले से आपको याद है। चलिए आइए अगले सवाल पर। अप्रैल 2026 में जारी एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार डोपिंग के कारण सर्वाधिक निलंबित एथलीटों वाला देश कौन सा बन गया है? दोस्तों इस प्रश्न को मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में रखेंगे। भारत इसमें सबसे अधिक जो निलंबित एथलीट वाला देश है उसमें प्रथम स्थान पर पहुंच चुका है। विकल्प नंबर सी यहां पर इसका राइट आंसर है। अब ये डोपिंग टेस्ट क्या होता है या फिर डोपिंग क्या होता है, ये चीजें अधिकतर लोग जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा क्लियर यहां पर हम करेंगे। लेकिन फिलहाल ये ध्यान रखिए कि रिपोर्ट जो अभी हाल ही में आई है, भारत 148 एथलीट मतलब भारत के 148 एथलीट निलंबित पाए गए हैं अब तक। दुनिया के ये सबसे अधिक संख्या के रूप में देखा जा सकता है। भारत इस मामले में केन्या जिसकी संख्या जहां पर 146 है, इसको पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान प्राप्त किया है। रशिया इसमें 66 एथलीट के साथ तीसरे स्थान पर है। यह आंकड़ा 1 अप्रैल 2026 तक के मामलों पर आधारित है, जिसमें केवल एथलीट ही नहीं बल्कि सहयोगी स्टाफ आदि को भी शामिल किया गया है। दोस्तों इस पॉइंट को जरा देखने का प्रयास कीजिएगा। डोपिंग का मतलब है खेल प्रदर्शन, यानी कि जो खेल परफॉर्मेंस है इसको बढ़ाने के लिए कुछ ऐसा तकनीक अपनाना, मतलब कुछ इलीगल कार्य करना, जैसे कि ऊर्जा बढ़ाने के लिए कुछ ऐसा दवाई का प्रयोग करना, मतलब बहुत सारी चीजें। यहां पर देखिए हमने कुछ एक उदाहरण दिया है, प्रतिबंधित दवाओं या तरीकों को अपनाना जो कि खेल के नियमों के विरुद्ध है, मतलब इंजेक्शन ले लिया थोड़ा सा एनर्जी बूस्टर टाइप का, तो ये सारी चीजें एकदम से मतलब इसके विरुद्ध है, ऐसा नहीं करना है ना। ये चीज ध्यान रखिएगा, यही डोपिंग है और इस मामले में भारतीय एथलीट की संख्या सबसे अधिक है। इस सूची में प्रथम स्थान पर हमें देखने को मिलता है। नाटो से संबंधित ये प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर मतलब निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है या मतलब कौन सा सही है ना। पहला कथन है नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को वॉशिंगटन डीसी में की गई थी। ये जो कथन है ये बिल्कुल सही है। वर्तमान में नाटो में 32 सदस्य देश हैं, बिल्कुल सही है। 32वां सदस्य अभी रिसेंटली स्वीडन बना है, ये चीजें हम आपको पढ़ा चुके हैं। 4 अप्रैल 2026 को नाटो का 77वां स्थापना दिवस मनाया गया, ये भी सत्य है। सभी विकल्प हो जाएगा यहां पर सत्य, मतलब फाइनल आंसर यही होगा विकल्प नंबर डी। नाटो से जुड़ी हुई ये तमाम जानकारी आप यहां पर देख रहे हैं। मुख्यालय हालांकि ब्रुसेल से बेल्जियम में है। अच्छा, इसमें अभी 32वें सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है? इसमें स्वीडन 7 मार्च 2024 को। दोस्तों नाटो में इसका जो उद्देश्य है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जितने भी मेंबर कंट्री हैं अगर उस पर किसी भी देश पर हमला होता है तो वो सभी स्वतः अपने आप पर समझते हैं और वो सभी देश एक अवरोधक की भूमिका एकजुट होकर निभाते हैं, है ना। ये चीजें ध्यान आपको रखना है। अच्छा, 72वीं वाला कोर्स जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, इसमें आपको विजेता बैच भी मिल जाता है। बीपीएससी एग्जाम को लेकर कंप्लीट जो नोट्स है यहाँ पर प्रीलिम्स को लेकर वो मिलेंगे, और साथ साथ करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज है, प्रीवियस ईयर पेपर है, टेस्ट सीरीज है। ये चीजें अभी हमने जो टेस्ट सीरीज लॉन्च किया वो आप इसमें ले पाएंगे, देख पाएंगे, मतलब अलग से नहीं लेना है, इसी में टेस्ट में आप भाग ले पाएंगे, है ना। ये चीजों को यहाँ पर इस कोर्स के माध्यम से आप एक्सेस कर पाएंगे। अगले सवाल पर आइए। एशियाई स्क्वैश फेडरेशन अवार्ड 2026 जो 2025 पर आधारित है, तो किस भारतीय खिलाड़ी को मेंस प्लेयर ऑफ द अवार्ड मतलब ईयर का जो अवार्ड है वो दिया गया है? तो दिए गए विकल्पों में विकल्प नंबर बी अभय सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। तस्वीर में आप इन्हें यहां पर देख सकते हैं, मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2025। लेकिन वहीं अगर बात करें अंडर 19 वुमेन्स प्लेयर में खास करके यहां पर अनाहत सिंह को यह पुरस्कार दिया गया, और वही मेंस टीम ऑफ द ईयर पुरस्कार जो मिला इंडियन मेंस जूनियर टीम को मिला है, वो चीज यहां पर आप देख रहे हैं, है ना। इतनी बातें ध्यान रखिए, इसमें कुछ और चीजें अगर सामने आएंगी तो वो हम आपको जरूर बताएंगे। एक और सवाल है, देख लेते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण
कब लागू की गई थी और इसने कितने वर्षों का कार्य अभी हाल ही में पूरा कर लिया है? एक इंपॉर्टेंट सवाल है। अभी देखिएगा, ये 10 वर्ष अपना पूरा किया है। 1 अप्रैल 2016 को इसकी शुरुआत हुई थी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। तो विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। दोस्तों, आज का ये महत्वपूर्ण सेशन यहाँ पर हम समाप्त करते हैं और ये रहा आज के क्लास का प्रश्न, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है ना? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए, डिटेल में लिखिए, ताकि सभी चीजें आपको लंबे समय तक याद हो। क्योंकि लिखने से क्या होता है, आप दक्ष होते हैं इस मामले में, मतलब लेखन शैली आपकी विकसित होती है। तो लिखिए, जितनी चीजें आपको याद है, याद कर करके लिखिए, क्योंकि लंबे समय तक वो चीजें आपके दिमाग में रहती है, आप भूलते नहीं है। और दोस्तों, बीपीएससी एग्जाम या फिर बीपीएससी एग्जाम के अतिरिक्त जो हमने एक विजेता बैच को लेकर इन्फॉर्मेशन दिया, वो तमाम चीजें आप ले सकते हैं कहाँ से? बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप से। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ये वीडियो सीरीज आपको कैसा लगता है, कृपया हमें अपनी राय जरूर दीजिए। अपने दोस्तों सहपाठियों के बीच इसे शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।